दो ही बता रहा है, तीन गूगल सर्च कंसोल भी तो बता देते। नहीं नहीं, गूगल सर्च कंसोल क्या है कि वो सिर्फ आपकी ओनरशिप वेरीफाई करता है वेबसाइट की, इस वेबसाइट के ओनर आप ही हो, बस दैट्स इट। ऐसे वेबसाइट पे उसको कोई कोड नहीं लगेगा, सिर्फ वेरिफिकेशन करता है वो वेबसाइट की, वेबसाइट के ओनर आप ही हो, है ना। ऐसे तो नहीं तो फिर आप गूगल सर्च कंसोल किसी की वेबसाइट पे सेट कर दोगे, है ना। तो वो वेरीफाई करता है ओनरशिप, बस। उसका कोई पर्टिकुलर कोई कोड नहीं है जो कि वेबसाइट पे आपको लगाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमने कल जो फाइल मैनेजर में जो फाइल डाली थी उसमें भी तो एक कोड ही था उनका। कल एक नई चीज भी देखी थी, कल ये हुआ था कि जैसे किसी ने टैग मैनेजर को कनेक्ट कर दिया, हाँ तो टैग मैनेजर को खुद हो गया तो सर्च ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गया। हो गया। तो सर्च में क्या होगा? टैग मैनेजर बार-बार डिस्कनेक्ट भी होता है, डिस्कनेक्ट। टैग मैनेजर डिस्कनेक्ट हो रहा है बार-बार, कैसे? उसमें वो साइड पे डिस्कनेक्ट लिखा है। वो जब अपन प्रीव्यू पे क्लिक करते एक हैं, प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद सबका बोल रहे हैं, विंडो आती होगी ना, सबका कह रहे हैं। हाँ उसको आप नीचे जो लिखा हुआ आता होगा, क्या लिखा हुआ होता है वो फिनिश करके आता है, फिनिश उस पे क्लिक करते होंगे तब जो ऊपर वाली विंडो है वो बंद हो जाती होगी, तब वो डिस्कनेक्ट प्रीव्यू करने के जो पॉपअप खुलता है ना, वो पॉपअप खुलता है जब तक तो कनेक्टेड है, पॉपअप क्लोज करते हैं वो डिस्कनेक्ट हाँ हो जाता है। तो वो ये कह रहे हैं। क्लोज करोगे तो बंद ही हो जाएगा, तो क्लोज कनेक्ट करेंगे, इधर लिखा आता है ऊपर लेफ्ट साइड में डिस्कनेक्ट। एक विंडो जो ओपन होती है ना, जब तक आप उसको ओपन रखोगे, है ना, उस विंडो में आपकी वेबसाइट ओपन रहती है ना, जब तक आप उसको ओपन रखोगे तब तक वो कनेक्ट रहेगा ना। और उस वेबसाइट वाली विंडो के ऊपर भी एक विंडो ओपन होती है छोटी सी, है ना, पॉपअप टाइप एक, उसमें आप लिखा हुआ आता है उसको जो फिनिश का ऑप्शन आता है नीचे लिखा हुआ है ना, तो उस पे भी जब फिनिश क्लिक कर दोगे तो वो कनेक्ट रहेगा, ठीक है। और उसमें वही एक्टिविटी दिखाएगा जो आप विंडो जो न्यू विंडो ओपन हुई है ना, उसमें जो आप एक्टिविटी करोगे वही आपकी टैग मैनेजर दिखाएगा, तो वही है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी देखते हैं, तो ये फ्री हीट मैप और सेशन की रिकॉर्डिंग देता है आपको। तो यहाँ पे हम आने के बाद में हमने इसको करना है साइन अप। साइन अप करने के बाद में साइन इन टू गूगल करते हैं इसको, साइन इन टू गूगल किया हमने, गूगल के साथ इसको कंटिन्यू किया। ठीक है, ईमेल के लिए ईमेल यहाँ पे आ गई है हमारी, तो उसको एक्सेप्ट किया, कंटिन्यू किया। वेबसाइट डाली है यहाँ पे, तो वेबसाइट डाल देते हैं एक बार। वेबसाइट है, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे आकर इसको हम करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे पेस्ट किया और फिर आप विच इंडस्ट्री, तो आप जो इंडस्ट्री है वो चूज करते हैं यहाँ से। एजुकेशन आ रहा है तो नहीं पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट बन गया है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी में। अब क्योंकि जीटीएम हमने वेबसाइट से कनेक्ट किया हुआ है तो इसको अलग से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये यहीं से ही फैच कर लेगा। डिटेक्टेड हो गया तो उसने डिटेक्ट कर लिया है ना। इंस्टॉल विद गूगल टैग मैनेजर, तो गूगल टैग मैनेजर इसने डिटेक्ट कर लिया है तो यहीं से हो जाएगा, है ना। स्टार्ट सेटअप और कनेक्ट नाउ, ठीक है। इसमें हमें गूगल टैग मैनेजर में कोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से कोड बन जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। तो इसको सब कुछ किया हमने, कंटिन्यू किया। बस अकाउंट सेलेक्ट किया, ये अकाउंट हमारा गूगल टैग मैनेजर का आ रहा है ना। हमने कंटेनर बनाया था ना स्काईरॉकेट के नाम से कंटेनर का ये अकाउंट और कंटेनर और क्रिएट एंड पब्लिश। इसने हमसे परमिशन मांगी थी गूगल टैग मैनेजर के अंदर टैग बनाने के भी, जो हमने इससे पहले परमिशन दी थी ना, वो किसी की परमिशन थी कि गूगल टैग मैनेजर के अंदर ही खुद से टैग बनाएगा ना। तो वो चीज हमने इसको परमिशन दी और इसने गूगल टैग मैनेजर के अंदर टैग खुद से बना दिया और ये कनेक्ट हो गया, है ना। अब अगर हम गूगल टैग मैनेजर में आएंगे ना,
गूगल टैग मैनेजर में जैसे हम आए तो यहाँ पे हम आकर के देखेंगे टैग वाले सेक्शन में, तो हमें यहाँ पे टैग लगा हुआ मिलेगा जिसका माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का है ना, वो वही से उसने सेटअप कर दिया। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी हो गया। अब क्लैरिटी में हम आएंगे, टूल में आएंगे, यहाँ पे 7 स्टेप्स बताएगा हमें कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो ये 7 स्टेप्स भी हमें कंप्लीट कर लेने हैं। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि कंप्लीट करने है ना, लेकिन कर लोगे जितना हो ज्यादा सही रहेगा ना। जैसे यहाँ पे एक स्टेप बता रहा है, डोंट वांट टू कैप्चर ट्रैफिक फ्रॉम फॉर सर्टेन आईपी एड्रेस, है ना। तो कुछ आईपी एड्रेस जो आपके एम्प्लॉइज वगैरह हैं, आपके वेबसाइट पर काम कर रहे हैं ना, उनके आईपी एड्रेस आप ब्लॉक कर सकते हो ताकि उनकी रिकॉर्डिंग ना आए जो लोग वेबसाइट पे काम कर रहे हैं ना। जैसे आईपी एड्रेस ब्लॉकिंग पे मैंने क्लिक किया, ब्लॉक आईपी एड्रेस पे क्लिक किया, तो सबसे पहले मैं माई आईपी ब्लॉक कर दूंगा, है ना, माई आईपी। तो मैं वेबसाइट पे जितना भी काम करूंगा तो ये मेरे आईपी के मतलब ट्रैक नहीं करेगा। ठीक है, तो ब्लॉक माई करंट आईपी में मैंने क्लिक किया, तो इसने करंट आईपी डिटेक्ट की और उसको मैंने ऐड कर दिया, है ना। अब मैं अगर इस पर्टिकुलर लैपटॉप में कहीं वेबसाइट खोलूंगा तो उसकी रिकॉर्डिंग मुझे नहीं मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से जो आपके अगर मल्टीपल लोग वेबसाइट को हैंडल करते हैं तो उनकी आईपी भी आप ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आईपी ब्लॉक करने का ना। जैसे हमने आईपी ब्लॉक किया तो यहाँ पे एक स्टेप कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ऐड मोर मेंबर्स टू योर प्रोजेक्ट, है ना, टीम को इनवाइट करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ से हम आएंगे और टीम को इनवाइट कर देंगे किसी को भी, तो ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लैरिटी पे आएंगे, करने के बाद में गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेशन, गूगल एनालिटिक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, ये भी यहीं से हो जाएगा नीचे गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी ये पूछ रहा है कौन सा है, तो ये वाला है हमारा अकाउंट, तो उसको सेव किया, हो गया। एनालिटिक्स इंटीग्रेशन भी हो गया। अब क्लैरिटी टूल में वापस से आएंगे तो और क्या क्या स्टेप्स हैं, क्लैरिटी मास्क और सेंसिटिव कंटेंट, ये वाला हम मास्किंग पे आते हैं ना। ये कह रहा है कि कुछ जो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी तो कुछ कंटेंट ऐसा होता है जिसको वो मास्क कर देता है ना। हाँ, मास्क कर देता है, वो कंटेंट नहीं दिखता है वेबसाइट पे, है ना। जो आपको वीडियो दिखेगी, रिकॉर्डिंग दिखेगी, तो उस पे मास्क हुआ कंटेंट नहीं दिखेगा, है ना। अगर आप करोगे स्ट्रिप और बैलेंस रखोगे तो कुछ कंटेंट दिखेगा, कुछ कंटेंट नहीं दिखेगा ना। और रिलैक्स कर दोगे तो आपको सारा कंटेंट दिखेगा, तो इसको हम रिलैक्स कर देंगे यहाँ से। ठीक है, नो टेक्स्ट इज मास्क, तो ये हमने किया। इसके बाद में मास्किंग वाला भी स्टेप कंप्लीट हुआ। अब आते हैं, है ना, जो भी स्टेप यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो वो चीज कर लेना। लाइक ये कह रहा है चेक आउट ऑल क्लैरिटी फीचर्स विद अवर लाइव डेमो, है ना। लाइव डेमो पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये इनका एक डेमो अकाउंट है ना, ये इनका डेमो अकाउंट है, क्योंकि आपने जो अकाउंट अभी बनाया है वो तो जो नया अकाउंट है उसके अंदर डेटा नहीं है, है ना। तो आपको डेटा वाला अकाउंट देखना है, तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं, है ना। लाइक क्या क्या बता रहा है, लाइक ये स्क्रॉल डेप्थ बता रहा है कि आपकी वेबसाइट पे कोई आया है तो वेबसाइट का पेज अगर 100% है तो कितना स्क्रॉल किया है, तो 20% बता रहे हैं ना, कि लोग जो आ रहे हैं मैक्सिमम 20% डेप्थ तक ही जा रहे हैं, वो उसके आगे नहीं जा रहे हैं ना। कितने सेशंस हुए हैं। अच्छा, सेशंस क्या होते हैं, कितने लोगों ने आपकी क्लिक करके वेबसाइट पे आए, क्लिक करके वेबसाइट पे आए तो पर्टिकुलर सेशन कैसे काउंट होगा, क्लिक करके वेबसाइट पे आए तो वो तो वेबसाइट विजिट हो गया। ठीक है, तो सेशन में क्या डिफरेंस है, कोई टाइम लिमिट है कि इतनी देर रुकती है। सेशन क्या होता है, देखो कोई भी आपकी वेबसाइट पे आया है ना, वेबसाइट पे आके वो जब तक वो वेबसाइट पे रहेगा ना वो एक सेशन काउंट होगा। और सपोज 1 घंटे के लिए रुका, 2 घंटे के लिए रुका, 3 घंटे के लिए ना, इतना हालांकि वो रुकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लो इतना रुका हो तो वो एक सेशन काउंट होगा। और 3 घंटे में एक सेशन हुआ और सपोज 3 घंटे रुका, लेकिन हुआ क्या, 1 घंटे रुका वेबसाइट पे, उसके बाद में उसने वेबसाइट बंद की। ठीक है, और 20-25 मिनट बाद में वो आया तो क्या होगा, फिर दूसरा सेशन काउंट होगा नहीं, वही सेम सेशन काउंट होगा, है ना।
अगर विद इन हाफ आवर वो वापस वेबसाइट पे आता है तो सेम सेशन काउंट होगा, और आधे घंटे के बाद अगर आएगा तो फिर दूसरा सेशन काउंट। लेकिन वीडियो हमें दोनों की मिलेगी ना, अगर वो 15 मिनट बाद वापस हाँ, अपने पास इसमें आता तो वीडियो आपको दोनों की मिलेगी। है, वो सेम सेशन में मिलेगी या अलग अलग में मिलेगी? नहीं, सेम आधे घंटे के अंदर आएगा तो सेम ही मिलेगी, और आधे घंटे के बाद आएगा तो सेशन दूसरा काउंट होगा तो दूसरी वीडियो मिलेगी, है ना। तो ये सेशन का है, ये आपका गूगल एनालिटिक्स में मिलेगा सेशन, है ना, वहाँ पे भी सेशन के थ्रू ही दिखाता है सब कुछ, है ना। तो ये चीज़ है, और बाकी आप देख लेना, ये डेटा वाला अकाउंट है, तो ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ऐड साइट एंड प्राइवेसी डिस्क्लोजर, इनको देख लेना जो भी है ना, तो स्टेप हमें कंप्लीट कर लेने, मैक्सिमम जितने हो सकते हैं, है ना। तो इसके बाद में वापस से हम आते हैं ओवरव्यू पे। सर अगर किसी ने गूगल टैग मैनेजर यूज नहीं किया हुआ और तीनों चीजें वेबसाइट में ऐड की हुई है तो कोई डिफरेंस थोड़ी होगा? तीनों चीजें वेबसाइट में एडिट है नहीं, कोई बट वो डिफरेंस नहीं जीपीएम होगा, के थ्रू नहीं है। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन जीडीएम अगर आप ऐड करते हो तो वो सही तरीका है जीडीएम ऐड करना, जीडीएम के थ्रू सारी चीजें करने का ना। एक तो आपको बार बार वेबसाइट एडिट नहीं करनी पड़ेगी, और बहुत सारे कोड हमें यूज करने पड़ते हैं, सिर्फ इन तीन चार चीजों को कनेक्ट करने के लिए नहीं। हम गूगल एड्स, फेसबुक एड्स जब चलाते हैं ना, तो उनके भी बहुत सारे कोड हमें मिलते हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हैं, रीमार्केटिंग कोड लगाते हैं, फेसबुक पिक्सल लगाते हैं ना, वो सब चीजें भी इजीली सेटअप हो जाती है विद गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। तो वो चीज़ है। गूगल टैग मैनेजर से जैसे यहाँ का क्लियरिटी का जो डाटा है, एनालिटिक्स का जो डाटा है, ये सारा मर्ज करके हमें एक जगह मिल जाता है। गूगल टैग मैनेजर क्या करता है, सिर्फ आपका जो कोड है उसको वेबसाइट पे लगाता है ना, बीच में एक माध्यम बन गया है, वो वेबसाइट पे कोड लगा रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है। मतलब 5-6 लगाने की बजाय वो एक कोड लगा रहा है। नहीं, कोड तो सारे के सारे लगा गूगल रहा टैग है। मैनेजर रास्टली है जो सारे तरह के बच्चों को इकट्ठा कर रहा है एग्जैक्टली, और उनको नॉलेज दे रहा है, जिसने जो पकड़ लिया वो पकड़ लिया। ठीक है, तो गूगल टैग मैनेजर सिंपल बस एक तरीका है, आपके टूल्स हैं उनको वेबसाइट से कनेक्ट करने का, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये हुआ, इस तरह से करके आप कनेक्ट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। और जब भी लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो ये रिकॉर्डिंग्स वाला और हीट मैप्स वाला भी हाइड है, क्योंकि अभी इनमें कोई भी डेटा नहीं है, तो ये ऑन हो जाएंगे ना। बना देते हैं डेटा, बना देते हैं सर, इसमें लगेगा डेटा। हाँ, बना दो। तो उसमें इवेंट्स वाला ऑप्शन क्या है? किस चीज़ का? वो क्लियरिटी में इवेंट्स का ऑप्शन आया था राइट हैंड साइड में, यहाँ पे भी दूसरी वाले टैब में लाइव डेमो था, ये इस वाले में कह रहे हो? ये स्मार्ट इवेंट्स था, नीचे राइट हैंड साइड इनसाइट्स पे इनसाइट्स के नीचे स्मार्ट इवेंट्स। कोई भी लॉगिन करेगा तो उसका सेशन है, साइन अप का सेशन है, ऐसा। लॉगिन किया, लॉगिन वाले कितने सेशन हुए, साइन अप वाले कितने सेशन हुए, है ना। तो ये वो इवेंट्स सब हमें चीजें। सेटअप करने पड़ेंगे डाउनलोड और वाले नहीं होते हैं? नहीं, ये खुद ही कर लेगा सब कुछ चीजें, कनेक्ट हो गए आपके वेबसाइट से, सब कुछ चीजें खुद ही कनेक्ट कर देगा, जो भी इस तरह की फंक्शनैलिटी आपकी वेबसाइट में होगी उसके अकॉर्डिंग। बना दिया डेटा। नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। आप देखो, बिल्कुल एकदम से अपडेट नहीं होती है सारी चीजें, बहुत सी बार एकदम काम करता भी है, बहुत सी बार नहीं करता है, 5-7 मिनट का फर्क रहता है, है ना। आ जाएगा थोड़ी बड़ी देर बाद में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, ठीक है, काफी हेल्प करते हैं ये सब टूल्स आपके, है ना। तो चारों टूल्स हो गए, ठीक है, इनको आप कनेक्ट कर लेना। तो फेसबुक पिक्सल भी बता देगा। फेसबुक पिक्सल तो कर सकते हो आप, फेसबुक बता दो पिक्सल। तो क्या करना है, जीटीएम के थ्रू होगा ना वो? नहीं, हाँ, जीटीएम के थ्रू जाएगा तो फिर बता दो। फेसबुक पिक्सल। हाँ। फेसबुक पिक्सल बनाना पड़ेगा पहले, आपको पोर्टफोलियो सेटअप करना पड़ेगा ना। फेसबुक पिक्सल बनाने से पहले बहुत सारी चीजें आएंगी, लाइक चलो फेसबुक का पिक्सल लेकर के उसको सेटअप कर दो एक बार, हाँ हाँ। है ना। बाकी फेसबुक पिक्सल मिलेगा कैसे, वो एक फिर लंबा टॉपिक है। नहीं, हम लोगों ने सेटअप किया हुआ है, सबका मेटा अकाउंट सब पोर्टफोलियो ये बड़ा टॉपिक हो जाएगा फिर काफी, है ना। इसमें तो फिर
या अलग से पोर्टफोलियो क्रिएट करना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आएगी। बात में confuse हो देखो ये एक पिक्सल जैसे बना हुआ है, शुभम के नाम से पिक्सल बनाया हुआ है मैंने ना, तो इसमें हम आए, आने के बाद हम सेटिंग में हम आए, तो ये जो आईडी है ऊपर की, ये हमारी पिक्सल आईडी है, और ये सेटिंग में भी आपको डेटा सेट आईडी के नाम से मिल जाएगी, डेटा सेट आईडी है ना, तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो ये कॉपी हो गया, हमारे पिक्सल का कोड कॉपी हो गया है। अब हम जीटीएम में आएंगे, जीटीएम में हम आएंगे, जीटीएम में आने के बाद हमें एक न्यू टैग क्रिएट करना है, ये हमारा अकाउंट है। टैग्स में हम आए, टैग्स में आने के बाद हमें न्यू टैग हमने क्रिएट किया, और टैग कॉन्फ़िगरेशन में हमें आना है, तो यहाँ पे आप आओगे, जैसे गूगल एड्स का, गूगल एनालिटिक्स का हमें रेडीमेड जो है टैग बने हुए मिल रहे हैं हमें, यहाँ पे आपको फेसबुक का नहीं मिलेगा, है ना, फेसबुक का नहीं मिलेगा। दो तरीके से हम लगा सकते हैं, एक तो टेम्पलेट गैलरी है, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं फेसबुक का पिक्सल जो है, यहाँ पे हम आए, गैलरी में भी गैलरी लोड हो रही है, वर्डप्रेस पे सेम के अलग से प्लगइन आते हैं, जैसे फेसबुक पिक्सल हाँ। वो यूज नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट यहीं पे डालना है। डायरेक्ट यहाँ से करते हैं। और भी देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग यूज केस होता है ना, जैसे हमने जीटीएम अभी कनेक्ट किया था किसके थ्रू, जीटीएम डायरेक्ट में डाला था। हाँ डायरेक्ट जो कोड है वो इम्प्लीमेंट किए थे हमने भी वेबसाइट पे ना, लेकिन जब हम ई कॉमर्स के लिए ऐड चलाएंगे ना, ई कॉमर्स के लिए ऐड चलाते हैं गूगल एड्स, तब हमें प्लगइन की हेल्प से करना पड़ेगा। प्लगइन क्या करता है, उसमें काफी सारे फीचर्स होते हैं, वो ई कॉमर्स का जो डेटा होता है उसको भी भेजता है वो हमारे गूगल एड्स अकाउंट में, अगर हम जीटीएम कनेक्ट करते हैं उसके थ्रू, वो जीटीएम में डेटा भेजता है सारा का सारा ई कॉमर्स वाला डेटा, लाइक कस्टमर ने कितने रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया है ना, उसकी करेंसी क्या है, आईएनआर है, डॉलर है ना, वो चीजें, और ऑर्डर आईडी क्या है, ये सब चीजें गूगल एड्स में चाहिए होती हैं। तो अगर जीटीएम को हम बस कोड से कनेक्ट करते हैं तो वो सारी वैल्यू फिर वो नहीं भेजता है, ठीक है। तो ई कॉमर्स के लिए जब हम जीटीएम कनेक्ट करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, तो उसको फिर प्लगइन की हेल्प से करते हैं, वहां से कुछ मतलब जीटीएम का प्लगइन डालना पड़ेगा। हाँ जीटीएम का, जीटीएम फॉर डब्ल्यूपी करके प्लगइन है, वो डालोगे आप, उसके अंदर सारी सेटिंग्स मिलेगी ना, तो वो चीजें हैं। अब इसी तरह से अगर हम फेसबुक पिक्सल की बात करें, इसमें भी दो चीजें हैं। अभी तो हम इसको दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं ना, एक तो हम जीटीएम की हेल्प से कर रहे हैं और एक प्लगइन की हेल्प से कर सकते हैं ना। अगर हम इसको जीटीएम की हेल्प से कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ पिक्सल कनेक्ट होगा, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पिक्सल कनेक्ट होगा। एक चीज होती है कैपी, है ना, कैपी कनेक्ट नहीं हो पाएगी, कैपी कनेक्ट नहीं होगी, वो सर्वर बेस्ड ट्रैकिंग के लिए जो है यूज करते हैं, है ना, कन्वर्जन एपीआई, कन्वर्जन एपीआई को थोड़ा कैपी भी बोलते हैं ना। तो कन्वर्जन एपीआई अगर हमें सेटअप करना है तो कन्वर्जन एपीआई हमें करनी होगी पिक्सल का प्लगइन इंस्टॉल करके, ठीक है, वो प्लगइन की हेल्प से होगी। कन्वर्जन एपीआई बेसिकली क्या करता है, जब से iOS का अपडेट आया था, iOS 14 का अपडेट आया था, तो उसके बाद में आईफोन ने क्या किया था कि सिक्योरिटी पर्पज से ट्रैक कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ट्रैक ना कर सके फोन को, है ना, तो उसकी सिक्योरिटी दे दी थी यूजर को, अगर वो अलाउ करता है तो ही आपकी ट्रैकिंग हो पाएगी, अदरवाइज ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी, है ना। तो थोड़ा सा इसीलिए तो बोलते हैं आईफोन सिक्योर है, वो इसलिए सिक्योर है ना, आप अलाउ करोगे तो ही ट्रैक कर पाएंगे। और एंड्रॉइड में बाय डिफॉल्ट ट्रैक होता ही होता है, जो पिक्सल है पिक्सल के थ्रू ट्रैक करता है जिस भी आप वेबसाइट पे जाओगे ना, आईफोन में ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, कैपी यूज करते हैं। कैपी क्या है, सर्वर बेस्ड ट्रैकिंग होती है ना, डायरेक्ट आपके वेबसाइट के सर्वर से डेटा जो जाता है वो कहाँ पे जाता है, फेसबुक के सर्वर पे जाता है, ठीक है, तो उसको उस तरीके से ट्रैक करते हैं कैपी के हेल्प से। तो कैपी वाला जो है चीज है वो अगर हम टैग मैनेजर के थ्रू पिक्सल सेटअप करते हैं तो नहीं होगा, वो हमें किस तरह से करना होगा, वो हमें प्लगइन की हेल्प से करना होगा, तो वो कैपी वाला काम करेगा, कन्वर्जन नहीं करेगा, है ना। तो वो चीज है। अभी देखो गैलरी ओपन हो गई है, गैलरी ओपन होने के बाद मैंने यहाँ पे सर्च किया, क्या सर्च करना है, यहाँ पे पिक्सल सर्च करते हैं ना, तो सर फिर अपन को एक बार प्लगइन वाला ही करते हैं ना, अगर वो पिक्सल इससे भी कर सकते हो आप, प्लगइन से भी कर सकते हो। देखो पिक्सल हमने सेट, फेसबुक पिक्सल यहाँ पे आ गया है ना, इसको हमने किया, अब इसको ऐड टू वर्कस्पेस किया तो ये हमारे वर्कस्पेस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने ऐड किया यहाँ से,
ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है, जो पिक्सल की आईडी हमारी थी हमने वहां से कॉपी की थी, उसको यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में ट्रिगरिंग में हम इसको ऑल पेजेस में लगा देना है। ऑल पेजेस मतलब हमारी पूरी वेबसाइट में, ताकि ये पिक्सल ट्रैक करे ना। और इसको यहाँ से करते हैं सेव, नाम ये खुद से चेंज कर देगा, फेसबुक पिक्सल। ठीक है, और ये फेसबुक पिक्सल लग गया है। अब इसको किया हमने सबमिट, पब्लिश, कंटिन्यू। ठीक है, और एक एक्सटेंशन है फेसबुक, नाम चेंज हो गया इसका, मेटा पिक्सल हेल्पर, मेटा पिक्सल हेल्पर। ठीक है, ये एक एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लेना, और इस एक्सटेंशन को आपको जो है क्रोम ब्राउजर में लगा लेना है। ये क्रोम का एक्सटेंशन है मेटा पिक्सल हेल्पर, इसको आपने लगाया। लगाने के बाद में होगा क्या, यहाँ से इसको जो है पिन कर देना है, ताकि ये ऊपर ही शो हो में, है ना। यहाँ पे हम आए, अब हम अपनी वेबसाइट पे आएंगे। कौन सी वेबसाइट पे, स्काईरोड, है ना। वेबसाइट पे हम आए, वेबसाइट अभी लोड हो रही है, तो इसने डिटेक्ट कर लिया है कि हमारी वेबसाइट पे पिक्सल लग गया है ना। ये वाला तो पिक्सल आईडी है 8082 लास्ट में ना। और हम अभी पिक्सल में आते हैं, जहाँ से हमने लिया था ये है ना 8082, तो ये सेट हो चुका है पिक्सल, है ना। बस यही था पिक्सल सेट। देखो जीटीएम के थ्रू आसानी से सेट हो गया है ना, बना बनाया हमें वहाँ पे टैग मिल गया है। बस उसके अंदर हमने आईडी डाली और ऑल पेज सेलेक्ट किया, है ना। ट्रिगरिंग में कि कहाँ पे फायर करना है, ऑल पेज पे फायर करना है पूरी वेबसाइट में, तो वहाँ से ऑल पेज सेलेक्ट किया और हो गया। बस ये चीज करनी है कि कुछ भी आप चेंज करते हो तो ये वो चेंज यहाँ से सबमिट भी करने होते हैं आपको। ठीक है, चलो ये तो हो गई चार टूल्स की बात, ये हमने कनेक्ट किए जीटीएम के हेल्प से ना। अब आते हैं वापस से वेबसाइट पे। ठीक है, तो वेबसाइट का स्लाइडर लगा लिया आपने, है ना, होम लगा लिया है। ठीक है, और ऑलमोस्ट सारी चीजें हो चुकी हैं। एक वेबसाइट में जो चीजें होती हैं, सर पॉपअप रह गया है ना, तो पॉपअप लगाते हैं अभी। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे, 10 मिनट रह गए, जैसे पॉपअप नहीं लग पाएगा। चलो बेसिक कराना, रॉकेट की तरह मत कराना, कल की तरह कराओ तो ढंग से कराना, या कोई और टॉपिक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पॉपअप लगाते हैं। देखो पॉपअप भी दो तरह से लगेगा, एक तो बेसिक पॉपअप, ठीक है, एक एडवांस पॉपअप। एडवांस पॉपअप जिसको आप एलिमेंटर की हेल्प से अपने हिसाब से डिजाइन कर पाओगे। ठीक है, एलिमेंटर में क्योंकि हम जो डिजाइन करते हैं उसमें काफी सही डिजाइन हो जाता है ना। और पॉपअप सिंपल अगर हम लगाएंगे तो उसमें इतना अच्छा डिजाइन हम कस्टम नहीं कर सकते हैं ना। तो सिंपल वाला लगा दे रहा हूँ, और कल को प्रॉपर बताऊंगा जो है एडवांस वाला, जो आप कस्टमाइज अपने तरीके से कर सकते हैं ना। तो पॉपअप के लिए प्लगइन मैंने बताया था आपको कौन सा यूज करना है ना, पॉपअप मेकर। ठीक है, अभी परसों ही इसमें काफी ज्यादा चेंज भी हो गया पॉपअप मेकर में, इंटरफेस काफी चेंज कर दिया है। तो ये चीज तो आप मान के चलो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में हो, अगर आपको आज यहाँ पे एक इंटरफेस दिख रहा है ना, तो कल को हो सकता है पूरा चेंज हो जाए। ठीक है, उसके लिए रेडी रहना है हमेशा। इसको हमने एक्टिवेट किया। तो ये देखो, जो ये प्लगइन है, मैं बता दूं बहुत सारे प्लगइन सेम नाम से आएंगे जब आप इंस्टॉल करोगे ना। तो इसका जो आप नाम देखोगे डैनियल आइसर करके नाम है ना। ठीक है, डैनियल, इसको याद रखना है ना, डैनियल वाला करना है आपको, ये काफी सही प्लगइन है। तो अब यहाँ पे हम आए तो ये देखो इसका आइकन भी चेंज हो गया है, पहले इसका आइकन दूसरा था, अभी ये वाला आ गया है ना। तो ये आइकन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे आपने पॉपअप इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद में आपने उसको एक्टिवेट किया, तो यहाँ पे वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड में आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा इसका आइकन, है ना। इस पे आने के बाद में, इंस्टॉल करने के बाद में हमें ऑल पॉपअप में आना है। ऑल पॉपअप में जैसे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एक बना बनाया पॉपअप मिलता है, इसको आप ट्रैश में डाल सकते हो, इसका कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद में अब ये चीज हो गई है, अब हमें पॉपअप बनाना है। ठीक है, अब जो हम पॉपअप बनाएंगे उसको वेबसाइट पे किस किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो पॉपअप आपने देखा होगा, जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो एकदम से पॉपअप निकल के आता है ना।
वेबसाइट पे जैसे आप गए तो 2-4 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद 20 सेकंड बाद है ना, जितना भी टाइम उन्होंने ड्यूरेशन सेट किया हुआ अच्छा है, वो फॉर्म का पॉपअप निकल के आएगा। हाँ, फॉर्म का निकल के आता है ना, या तो फॉर्म का आता है, फिर वो ऑफर का कुछ ऑफर चल रहा होता है वेबसाइट पे तो उसका पॉपअप आता है ना। हाँ, तो वो चीज है, तो पॉपअप निकल के आएगा, तो वो उसको बोलते हैं ऑटो पॉपअप, है ना। क्या बोलते हैं उसको? ऑटो पॉपअप, क्योंकि वो खुद से निकल के आ रहा है, उसका हम ड्यूरेशन के बेस पे सेट करते हैं उसको, है ना, कि कितने टाइम बाद निकल के आएगा, ठीक है। और एक पॉपअप आप सेट कर सकते हो लाइक क्लिक के बेस पर, किसी बटन पे आपने पॉपअप लगा दिया, ठीक है, अगर कोई बटन पे क्लिक करेगा तो वो पॉपअप निकल के आएगा ना। अभी जैसे राजश्री विज्ञान की वेबसाइट पे आई थी, मैंने पॉपअप लगाया था, नहीं क्या हुआ? भाई डबल है हाँ, वाई डबल ए। तो यहाँ से हम एक ऐड न्यू पॉपअप करते हैं। ऐड न्यू पॉपअप, यहाँ पे पॉपअप का आपको नेम देना है, जो भी नेम देना है आपको, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम देते हैं इसका, जैसे बुक फ्री डेमो क्लास, बुक फ्री डेमो क्लास, ये फोटो पॉपअप का नाम दिया, और देने के बाद में अभी हमें इसको पब्लिश करना है, ठीक है। तो इसलिए वो नहीं करना पड़ेगा कि वो एलिमेंट, हाँ, सब कुछ नहीं, एलिमेंटर का ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा। ये कहाँ जाके वेबसाइट पर कुछ नहीं किया हमने, पॉपअप का प्लगइन इंस्टॉल किया और उसके अंदर एक पॉपअप क्रिएट किया है, ऐड न्यू पॉपअप करके, ठीक है। तो ये पॉपअप हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसको सेट करना है ना। अब जैसे देखो, जैसे हमने वेबसाइट ओपन की तो इस पे ये पॉपअप आता है ना, ये वाला पॉपअप खुद से आया है। इसमें क्या है, एक साइड में हेडलाइन डली हुई है, एक इन्फोग्राफिक डला हुआ है ना, और कोर्सेज के बारे में डला हुआ है, और यहाँ पे फॉर्म आ रहा है ना। तो साफ साफ पता लग रहा है कि ऊपर क्या है, ज्वाइन 3 days फ्री डेमो क्लास, फ्री डेमो क्लास मिल रही है 3 दिन के लिए, और 3 कोर्सेज के लिए है ना। तो अगर किसी को बच्चे को शेड्यूल करनी है तो वो यही से कर सकता है, जैसे मैंने किया, यूजर कोर्स में यहाँ से कोर्स सेलेक्ट किया, कौन से कोर्स के लिए करनी है ना। जैसे 11th 12th कॉमर्स के लिए करनी है, तो यहाँ पे डाला कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, और यहाँ पे डालेंगे सिटी, ठीक है, और इसको कर देंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला और उसको सबमिट किया, तो ये पॉपअप जो है मतलब इस तरह से फॉर्म फिल हो जाएगा। तो ये कौन सा पॉपअप था, ये था ऑटो पॉपअप, जो कि खुद से आया है ना। और लीड फॉर्म सबमिट होने के बाद में रिडायरेक्ट कर दिया कहाँ पे, थैंक यू पे। ये हम कैसे कर सकते हैं, ये जो फॉर्म वाला प्लगइन था उससे हो जाता है ना, फॉर्म की सेटिंग में डाल के, ठीक है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। तो हमने पॉपअप बना दिया है अभी, है ना। अब इस पॉपअप में हमें क्या यूज करना है, फोटो यूज करनी है, तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे हमने क्लिक किया, यहाँ से इमेज लिया यहाँ से, है ना। और मीडिया लाइब्रेरी में हम आए, तो यहाँ पे जो इमेजेस अपलोडेड है इन्हीं में से कोई सा चूज कर लेते हैं, ठीक है। और सपोज हमें ये वाला चाहिए पॉपअप में, तो इसको हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब ये आ गया है, ठीक है। तो अब इसको एक बार सेव करते हैं। सेव करने के बाद में वापस से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आते हैं, और यहाँ से हमें अगर हमें इसको सेट करना है बटन के ऊपर, तो यहाँ से हमें मिलेगी CSS क्लास। इस CSS क्लास का यूज करके हम कहाँ पे डालें CSS क्लास को, बटन में एडवांस में जाकर के CSS ID और CSS क्लास का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे CSS क्लास में एक क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो ये उस पर्टिकुलर बटन पे काम करने लगेगा ना। तो CSS वाला तो फिर वो प्रो मांगता है कहीं, नहीं, प्रो नहीं मांगता। CSS एडिशनल CSS ऐड करोगे तो उसमें मांगता होगा, CSS ID और CSS क्लास में नहीं मांगता, ठीक है। जैसे ये वेबसाइट है, अब इसको एडिट करना है, ठीक है। तो वेबसाइट के हम कहाँ पे आना है, एडिट विद एलिमेंटर करते हैं इसको, ठीक है। और इसमें बटन लगा हुआ है क्लिक हियर, है ना, इसके ऊपर लगाते हैं पॉपअप को, क्लिक हियर, ताकि कोई करे तो वहाँ पे पॉपअप आ जाए। तो एडिट विद एलिमेंटर किया हमने इसको, इसको किया एडिट विद एलिमेंटर, कहाँ है बटन वाला,
बटन के हम एडवांस टैब में आए। यहाँ पे आने के बाद में आपको ये दो चीजें मिलती हैं, एक तो मिलती है CSS ID और एक CSS क्लासेस, है ना। इन वालों की बात कर रहा हूँ। तो हमें कहाँ पे डालना है, CSS क्लास में डालना है। कॉपी नहीं किया अभी पहले, तो ये CSS क्लास यहाँ से कॉपी करनी है और इसको यहाँ पे आकर के CSS क्लासेस में डाल देना है और इसको कर देना है छोड़ना। CSS ID होती है, CSS क्लास होती है, ये हमें देनी पड़ती है, ठीक है। इसके थ्रू ही ये कनेक्ट हुआ है पॉपअप, ठीक है। और CSS ID क्लास दे करके हम किसी जिस चीज को हमने CSS ID क्लास दी है उसमें हमें कुछ एडिशनल चेंजेस करने हैं कुछ, है ना। तो एडिशनल CSS का भी एक ऑप्शन होता है, उसके थ्रू हम चेंजेस कर सकते हैं। तो कई बार होता है ना पॉपअप आ जाता है, उसके बाद में फिर वो साइट जब तक उसको भरो नहीं तब तक वो साइट ही नहीं खुलती। बैक में आप देख नहीं सकते क्या है आर्टिकल। तो उसमें इसमें हम बटन लगाएंगे क्लोज का, है ना। अगर कोई क्लोज करना चाहता है तो उसको क्लोज कर सकता है और कोई फॉर्म फिल करना चाहता है तो फिल कर सकता है। नहीं सर, कई बार क्लोज का बटन तो लगा हुआ होता है लेकिन क्लोज करते साइट ही वापस बैक हो जाती है। हाँ नहीं ऐसा तो सब होता है। जैसे आप कोई जैसे मान लो दैनिक भास्कर की साइट है, ठीक है, उसके बाद में वो थोड़ी देर तो दिखाएगा उन्होंने आर्टिकल, मैंडेटरी किया हुआ होगा फिर वो कि हाँ आपको थोड़ी देर आर्टिकल दिखाएगा, उसके बाद में वो पॉपअप विंडो आ जाती है, उसके बाद में सर वो वो सी मोड वाला सब्सक्रिप्शन लो, सी मोड सब्सक्रिप्शन लो तब तो वो दिखाएगा आगे आपको आर्टिकल, मुझे वरना आपसे वो फिर वहाँ से समझना क्लोज भी करोगे ना तो फिर वो पूरी साइट चली जाएगी। तो फिर वो हमने उस तरह की यार एक चीज और नहीं, पूछनी कोई थी। ही पूछ रही वो कैसे लगेगा, वो लग वो जाएगा चीज ना। वो देखना पड़ेगा। बाकी आप ये चीज कर सकते हो कि जैसे देखो यहाँ पे क्लिक किया, मैंने क्लिक किया तो ये पॉपअप आ गया है ना। तो ये क्लोज का बटन अभी आ रहा है, स्टार्टिंग से ही आ रहा है ना। अगर आप चाहते हो कि क्लोज का बटन कुछ टाइम बाद में आए, है ना, 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद, तो वो चीज भी आप कर सकते हो। अगर क्लोज का बटन नहीं आएगा तो यूजर इसको हटा नहीं पाएगा, है ना। हटा नहीं पाएगा तो इसी विंडो पे रह गया, है ना। तो वो चीज कर सकते हो आप। अभी तो मतलब इस पॉपअप के पीछे एक क्वेश्चन था। अब जैसे अपन ने टेक्स्ट लिखा है, कई बार जैसे अपना टेक्स्ट काफी लंबा हो जाता है, अपन कोई आर्टिकल लिख लो उसमें अपन इस टाइप का डिजाइन कर रहे हैं, तो अपने को अगर सी मोड लगाना है तो कैसे लगाएंगे? जैसे अपना आर्टिकल तो अपने कंटेंट के स्ट्रक्चर में ही रहे और सी मोड लग जाए कि भाई इस पर क्लिक करें तो कंटेंट नीचे कर दिखे। पॉपअप में थोड़ा सा कंटेंट आए, नहीं पॉपअप नहीं, मैं जैसे अपना बैक पोर्टफोलियो बन रहा है ना ये, हाँ इसमें अपना पोर्टफोलियो में जैसे अपने 4 लाइनें लिखी है। अच्छा, उसके बाद में 4 सी लाइनें मोड 25 लाइनें हो गई, अपने को यहाँ पे 10 लाइनें दिखानी है, बाकी सी मोड करने पे 10 लाइनें दिखानी है बाकी। सी मोड करके वो लाइन यहीं पे आ जाए, हाँ है ना। हाँ, उसका एलिमेंट्स में ही कोई इस तरह का एलिमेंट होगा, देखना होगा। बता ना सकते सी मोड करके आप तो वाले हो जाता है, वो कुछ चीज हो जाती है, लेकिन उसको देखना होगा बताने से। तो अभी हमने पॉपअप लगाया है इस पे बटन पे, है ना। बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉपअप आ गया है और पॉपअप का क्लोज का ऑप्शन भी यहीं पे आ रहा है ना। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें क्लोज एकदम से नहीं कराना है ना, तो हम क्लोज का बटन कुछ टाइम बाद में लगा सकते हैं ताकि कुछ टाइम बाद में आए, तब तक यूजर इसको देखे ही देखे पॉपअप को, ठीक है। तो वो चीज भी हम कर सकते हैं। अभी मैंने क्लोज किया इसको। तो ये जो हमने पॉपअप अभी लगाया है, ये किस तरह का पॉपअप है, ये हमने बटन पे लगाया है, क्लिक करने पे, है ना, क्लिक करने पे ओपन हो रहा है, ठीक है। अब हमें लगाना है ऑटो पॉपअप। तो ऑटो पॉपअप के लिए क्या करना होगा, आपको इसी पॉपअप को एडिट करना होगा और एडिट करने के बाद में यहाँ पे जब आप आओगे ट्रिगर्स में आया, ट्रिगर्स में आने के बाद में ऐड को ट्रिगर किया और यहाँ से हमें लेना है टाइम डिले, है ना, टाइम डिले ऑटो ओपन, ठीक है। ये हमने लिया और जो ये टिक आ रहा है इसको आप रख भी सकते हो और उसको हटा भी सकते हो। बेसिकली क्या करता है, ये कुकी जो कुकी होती है ना उसको प्रिवेंट करता है। लाइक अगर ये आप रखोगे, अगर आपको आपने इसको टिक अनटिक कर दिया तो अनटिक करने पे कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे कितनी बार भी आएगा उसको वो पॉपअप दिखे ही दिखेगा, ठीक है। और अगर आपने इसको प्रिवेंट कर दिया तो जो नया यूजर आएगा आपकी वेबसाइट पे सिर्फ उसको पॉपअप दिखेगा, जो पुराना यूजर है उसको पॉपअप नहीं दिखेगा। मतलब एक यूजर को सिर्फ एक बार पॉपअप दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज अगर आप करना चाहते हो तो ये चीज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नया यूजर जो आपकी वेबसाइट पे है ना, जो पहली बार आ रहा है सिर्फ उसको पॉपअप दिखे, बाकी जो वही यूजर अगर दोबारा से आता है आपकी वेबसाइट पे तो उसको पॉपअप ना दिखे, तो आप इसको यहाँ पे टिक कर सकते हो, है ना। देखिए आप लिखा हुआ है प्रिवेंट पॉपअप फ्रॉम शोइंग टू विजिटर अगेन यूजिंग ए कुकी। ये कुकी का यूज करता है और पहचान लेता है कि यूजर पहली बार आ रहा है या पहले भी आया है, पहली बार वाला को दिखाएगा और जो बाद में आ रहा है
उनको नहीं दूसरी बार आ रहा है, तीसरी बार आ रहा है, उसको ये नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो उसको छोड़ सकते हो। अगर मैंने अभी इसको अनटिक कर दिया है तो कोई कितनी बार भी आएगा, हर बार ये उसको पॉपअप दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कौन सा ऑप्शन चूज किया था, टाइम डिले ऑटो ओपन। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से इसको प्रिवेंट को मैंने हटा दिया है और इसमें किया ऐड करने के बाद में ये आपको पूछ रहा है कितने टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है डिले, कि कितने टाइम बाद में आना चाहिए फोटो, है ना। तो वो चीज़ यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी किया 2000 mAh, कितनी देर बाद में आएगा, 2 सेकंड बाद में आएगा ना। तो इसको यहाँ से मैंने ऐड किया। ठीक है, तो ये हो गया है। देखो अभी यहाँ पे इसने कुकी क्रिएट नहीं की है ना, क्योंकि मैंने इसको वहाँ से हटा दिया था। अभी मैं इसको वापस से एडिट करता हूँ, है ना। और यहाँ से मुझे यहीं से ऐड कुकी करना होगा, है ना। ऑन पॉपअप क्लोज ऑन सॉल्यूशन। ठीक है, इसको यहीं से हम आए, हमने इसको हटाया। अगर हमें कुकी लगाना है तो इसको दोबारा से करेंगे, है ना। और यहाँ से इसको रहने देंगे और यहाँ से क्या करेंगे, टाइम डिले ऑटो ओपन, और इसको करेंगे ऐड, है ना। अब ये देखो कुकी इसने इसकी कुकी लगा देगा, है ना। तो यहाँ से टाइम हमने सेट किया लाइक 2000 mAh, तो इसको ऐड किया, है ना। अब यहाँ पे देखो इसने कुकी लगा दी है यहाँ पे, इस तरह से। तो इसको हमने किया। ठीक है, अगर आप इसको करना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं तो इसको यहाँ से हटा सकते हो आप। ठीक है, और इसको किया हमने सेव। तो ये ऑटो पॉपअप लग गया है। अब ये पॉपअप खुद से आएगा वेबसाइट पे। ठीक है, अभी तो ये हमने जो लगाया था क्लिक करने पे आ रहा था, अब ये खुद से आएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। ये आ गया 2 सेकंड बाद में, है ना। 2 सेकंड का हमें लगाया था। ठीक है, तो इस तरह से अभी तो देखो ये पॉपअप हमने जो बनाया है, ये पॉपअप मेकर के ऐप से बनाया है, सिंपल पॉपअप है ना। तो इसमें कुछ डिजाइन वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है। फॉर सपोज आपको क्या करना है कि इसी में एक फॉर्म भी लगाना है, इसी पॉपअप में एक फॉर्म भी लगाना है। तो वो कैसे लगाओगे आप, पहले तो फॉर्म की आईडी हम ले लेते हैं यहाँ से। फ्लुएंट फॉर्म में हम आए, फ्लुएंट फॉर्म में आने के बाद में जो भी हमें फॉर्म लगाना है ना, उसका शॉर्ट कोड हमने यहाँ पे कॉपी किया। ठीक है, शॉर्ट कोड कॉपी करने के बाद में वापस से हम कहाँ पे आएंगे, पॉपअप मेकर में आएंगे, है ना। और पॉपअप में हम आने के बाद उसको एडिट किया। एडिट करने के बाद में हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे हमें एक ब्लॉक ऐड करना है ना। तो यहाँ पे हम आए, प्लस पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे जितने भी ब्लॉक हैं इनमें हमने ब्राउज ऑन किया। ब्राउज ऑन करने के बाद में यहाँ पे साइड में दिखा रहा है ना। तो यहाँ से हम लेते हैं एक कॉलम, ये कॉलम हमने लिया। ठीक है, कॉलम करने के लिए किया, कॉलम का लेआउट क्या रहा है, किस तरह का कॉलम लेना है ना। जैसे एलिमेंट्री में स्ट्रक्चर आते हैं ना, उसी तरह से एक कॉलम काम करता है। तो हमने 50-50 वाला ले लिया है ना, ये वाला कॉलम हमने लिया। ठीक है, अब इस एक कॉलम में तो हम डाल देते हैं ये इमेज, ये वाला कॉलम था ना, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें तो हम डाल देते हैं इमेज। ठीक है, और इसको मीडिया लाइब्रेरी से अपलोड करते हैं, वाला इमेज हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और इसके बराबर में एक और कॉलम है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं हम फ्लुएंट फॉर्म। हाँ, फ्लुएंट फॉर्म भी आ रहा है, बाकी आप शॉर्ट कोड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फ्लुएंट फॉर्म आ रहा है तो मैंने यहाँ से इसको ले लिया। और कौन सा फॉर्म बनाया हुआ था हमने, कॉन्टैक्ट एलपी है ना, इसको यहाँ से हमने ले लिया है। ठीक है, और ये हो गया है, और इस वाले को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको हम करते हैं यहाँ से डिलीट। तो ये बन गया है ना। तो अब ये पॉपअप कुछ इस तरीके का दिखेगा हमारे वेबसाइट पे। ठीक है, इसको सेव किया मैंने, वापस से आते हैं। ये ऑटो ट्रिगर तो रहेगा या ऑटो पे, हाँ ऑटो पे भी सेट किया हुआ है, बटन पे भी सेट किया हुआ है। तो ऑटो में भी रहेगा और बटन पे भी रहेगा ना। तो ये देखो ऑटो आ गया है ना, यहाँ पे फॉर्म, यहाँ पे बैनर दिख रहा है और यहाँ पे बराबर में फॉर्म भी आ गया है। ठीक है, सबमिट इस तरह से बना सकते हो। लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है ना, जितना ये वाला जो लग रहा था, ये वाला जो आया था, है ना। तो लेकिन जैसे इसमें थैंक यू पेज पे गया तो पेज को कुछ था नहीं, पेज ट्रैकिंग तो दी हमने, लेकिन यूजर का एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं रहा। नहीं पेज पे है, वो लोड भी हुआ है।
देखो ये वाला ज्यादा सही लग रहा है ना, तो ये कस्टम पॉपअप मैंने बनाया हुआ है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे कि इस तरह का कैसे बनाना है ना। ये एलिमेंटर से डिजाइन करके बनाया हुआ है, तो वो कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी पॉपअप लगाना है इस तरीके से आप लगा सकते हो, पॉपअप नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों तरह का ऑटो पॉपअप भी और बटन पे भी। तो अभी तो देखो ऑटो पॉपअप आया, हटा दिया उसको हमने, बटन पे क्लिक करते हैं दोबारा आएगा। ठीक है, सबके कहने का मतलब था अभी आ गया ना, तो आप क्लोज कर रहे हो ना, फिर देखो वापस आपकी साइड आए। हाँ उसमें क्या होता है, क्लोज करेंगे ना तो तुम पूरे बैक चले जाओ। ठीक, वो देखना होगा उस तरह के कुछ सेटिंग पॉपअप में है या नहीं है ना। करेगा क्लैरिटी रिकॉर्डिंग में दिखा। ठीक है, क्लैरिटी में देखते हैं। देखो अभी ये जो ऑप्शन था वो तो इनेबल हो गया है, वो तो दिख रहा है ना, लेकिन रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं है। वन लाइव यूजर बता रहा है। हाँ, वन लाइव यूजर दिखा रहा है, और मैंने अपनी आईडी तो उसमें से वो की हुई है ना, ब्लॉक की हुई है। यूएस का दिखा रहा है। ये पेन किसका है? बाकी ये चल जाएगा, और सब कुछ रिकॉर्डिंग आपको यहीं पे दिखेगी सारी की सारी। सर लोकेशन फिर कैसे नहीं, बताओ? आपने किया, इसमें मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। अच्छा ओके। यूनाइटेड स्टेट दिखा रहा है। ठीक है। ठीक है, अभी देखो ये इनेबल हो गया है रिकॉर्डिंग वाला, है ना। क्या देखिए, एक तो सी मोड वाला जरूर बता देना। सी मोड सी मोड देखना होगा, ये चीजें आप खुद भी देख रहे हो ना कि कैसा मिली नहीं, होगा। मैंने ट्राई कर लिया, मेरे को मिला नहीं। अच्छा, मिला नहीं। नहीं ट्राई होता जब भी पूछता हूँ मैं। सर आप बैकअप का मुझे भी वो चीज ढूंढनी पड़ेगी, लेनी सर पड़ेगी। जब आपको भी ढूंढनी पड़ रही है तो डेफिनेटली वो डाउट पड़ेगी। उस चीज की जरूरत नहीं पड़ी है कभी। पर कैसे नहीं पड़ती? आप अगर न्यूज़ का आर्टिकल लिखोगे उसमें सी मोड आता है क्या? नहीं मतलब मुझे जरूरत नहीं पड़ी है, तो इसलिए सर न्यूज़ नहीं पढ़ती। तो आप बोल रहे थे ना वो कैसे बैकअप का बताओ। होस्टिंगर से बैकअप का होस्टिंगर से बैकअप लेना। बैकअप का उसमें कुछ ऑप्शन आ रहा है, उसको हम बताने लगे हैं। बड़ी ऑटो बोला है। बैकअप ले रहा होगा ना, ऑटो बैकअप ले रहा होगा। हमारा